नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर हल्द्वानी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचकर कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, जहां पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के स्वागत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस पहुंचकर वहां पर पौधारोपण किया। इसी के साथ सीएम धामी ने आपदा को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला त्योहार के उपलक्ष्य में देहरादून में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में सीएम धामी के नेतृत्व में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूरे प्रदेश में पौधारोपण किया जा रहा है। अपनी मां के साथ भी पौधारोपण कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभियान से जुड़ने का संदेश दिया। चमोली जी जनता की हर समस्या में उनके बीच रहकर हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। आज का ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम उनका जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता है, उसका कहीं न कहीं प्रतीक है, जिसमें उन्होंने हम सभी को सहभागी बनाया है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि ये जो वृक्ष है, प्रकृति है, यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। किस प्रकार से ऑक्सीजन कम हो रही है, किस प्रकार से हम सब महसूस कर रहे हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जितनी गर्मी इस वर्ष पड़ी है, शायद पहले के वर्षों में उतनी नहीं पड़ी है, पिछले वर्ष से ज्यादा पड़ी है। अगर यही क्रम बढ़ता रहा तो एक दिन जीवन दूभर हो जाएगा। इसके लिए ना हमें वृक्षारोपण के माध्यम से ये हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्षारोपण से हमें जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव करने में भी बड़ी मदद मिलती है। क्योंकि जब प्रकृति में असंतुलन होता है तो प्रकृति संतुलन करने के लिए आगे बढ़ती है और उसके परिणाम हम सब लोगों ने देखे हैं। अगर हम एक दशक की बात करें तो पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण आज के समय में हम सबके लिए जरूरी है। आने वाली हमारी जो भावी पीढ़ी है, हमारे नौनिहाल हैं, उनके जीवन के लिए भी आने वाले समय में यह अति आवश्यक काम है। हम ये नहीं सोच सकते कि आज केदारनाथ में आपदा आई है तो देहरादून में उसका असर नहीं पड़ेगा, या धारचूला क्षेत्र में आपदा आई है तो उसका असर यहां नहीं पड़ने वाला है। कहीं भी आपदा आएगी, निश्चित रूप से पूरा भूमंडल उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। वनों की कटाई, जल स्रोतों का दूषित होना, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हमारे सामने हैं। ऐसे समय में वृक्षारोपण का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश से आह्वान किया है कि विश्व पर्यावरण के दिवस से कि हर एक व्यक्ति एक पेड़ अपनी मां के नाम से लगाए। मैं आज आप सब लोगों से भी ये वचन जरूर लेना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने लगा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक पेड़ अपनी मां के नाम का लगाना है। लगाएंगे ना सब लोग? अरे इधर से हाथ कम उठा रहे हैं, क्या बात है? सब लोग लगाएंगे? मैंने लगाया था, आपने देखा मुझे? और मेरी मां साथ में थी, मैंने उनसे भी लगवाया, उनकी मां के नाम का। तो ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को समर्पित किया है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत के जो आधुनिक संसाधन है वो विकास के साथ सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर भी
अनेक काम किए जा रहे हैं। आज ऑल वेदर रोड है, हाईवे, एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है। वंदे भारत जैसी विश्व स्तरीय जो रेल है, विश्व स्तरीय रेल हमारे यहां चल रही है। आपने देखा होगा आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से भारत के हर शहर में ईज ऑफ लिविंग पर फोकस किया जा रहा है, जिससे व्यक्ति का जीवन आसान हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार हर शहर के समग्र विकास और जन सुविधाओं के विस्तार के लिए अनेक कामों को आगे बढ़ा रही है, अनेक महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है, जो हमारे जीवन को आने वाले समय में बेहतर और सुविधाजनक बना रहे हैं। शहर में सुगम यातायात हो, हमारा आधुनिक बाजार क्षेत्र बनाने के लिए देहरादून में भी, जहां स्मार्ट सिटी के तहत काफी कामों को आगे बढ़ाया गया है, आने वाले समय में हम सबके सामने अनेक चुनौतियां भी आने वाली हैं। जिस प्रकार से विकास आगे बढ़ रहा है, अभी जो हमारा एलिवेटेड रोड दिल्ली से देहरादून का, जल्दी ही जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो आप ये तय मानिए कि देहरादून या उसके आसपास बहुत बड़ी संख्या लोगों की होने वाली है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रामनगर से है, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के कार्यक्रम सर्वोदय 2024 में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नैनीताल के संगठन को लेकर कहा कि एबीवीपी दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो शिक्षकों के साथ मिलकर छात्रों के विकास के लिए कार्य करता है। केदारनाथ आपदा में भूस्खलन हुआ था और काफ़ी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोग वहाँ पर जो श्रद्धालु और तीर्थयात्री आए हुए थे, उन सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक लगभग मैं समझता हूँ कि 10,000 लोगों को बाहर आ गए हैं। कुछ लोग बचे हुए हैं, उन सबको भी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। जल्दी हम निकाल लेंगे। और जो पेयजल की लाइनें हैं, बिजली की लाइनें हैं, दूरसंचार की लाइनें हैं, साथ में जो सड़कें हैं, पुल हैं, उन सभी को फिर से रिस्टोर करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। और सभी विभागों के सचिवों को भी जो है उसमें जिम्मेदारी दी गई है कि लगातार करेंगे। गढ़वाल कमिश्नर जो है उस पूरे काम के नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे वहां पर। और हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी फिर से यात्रा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां बीजेपी से गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि सांसद अनिल बलूनी ने सोनप्रयाग के साथ साथ कई इलाकों का निरीक्षण किया। साथ ही सांसद ने आपदा रेस्क्यू कार्य का भी निरीक्षण किया। जिस तरह से आपने देखा कि प्रकृति का जितना रौद्र रूप आप लोगों ने देखा, बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हुई है, क्लाउड बस्ट हुए हैं और लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। सड़कें कई जगह पे आपने देखा वॉश आउट हुई है। अभी हम लोगों का जो पूरा ध्यान है, जितने लोग फंसे हैं उन लोगों को किस प्रकार से निकाला जाए, उन लोगों को किस प्रकार से जो जहाँ फंसे हैं उनको खाद्य सामग्री है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो कैसे वो मुहैया करें, उस सब पर है। सबसे संतोष की बात यह है कि जितने लोग फंसे हैं वो सब सुरक्षित हैं और प्रशासन के टच में हैं। उनको खाने पीने की सामग्री किया जा रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही है और जैसे ही मौसम खुलता है उन सबको निकालने की हम लोग तैयारी में हैं। जो लोग शारीरिक रूप से फिट हैं उनको तो निकाला जा रहा है। जो लोग अभी इतना चलने की हालत में नहीं है वो थोड़ा सा इंतजार करें, उनको सारा वहाँ खाद्य सामग्री दी जा रही है। जैसी मौसम ठीक होगा उनको वहां से निकाल। और उत्तराखंड में इस वक्त भारी बारिश से कई जगह जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। केदार घाटी में आई आपदा के बाद विभिन्न जगहों पर फंसे श्रद्धालुओं को लगातार रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन पहाड़ पर लगातार आफत वाली बारिश हो रही है। रेस्क्यू टीम के सामने बारिश और भूस्खलन एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। केदारनाथ में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए तीसरे दिन भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज तीसरे दिन अभी तक लगभग 300 से ज्यादा लोगों को पैदल रेस्क्यू किया जा चुका है। एयरलिफ्ट के लिए 4 हेली मंगाए गए हैं और उनको लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दिया गया है।
हालांकि मौसम खराब होने के कारण एक ही हेलीकॉप्टर या हेली उड़ान भर पाया, बाकी 3 मौसम खराब की होने की वजह से अभी नहीं उड़ान भर पाए। केदारनाथ के बाद अब यमुनोत्री मार्ग भी पूरी तरीके से बंद हो गया है। महर गांव के पास लैंडस्लाइड का सारा मलबा सड़क पर आ गया, जिसको लगातार खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास से रुद्रप्रयाग जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से वर्चुअली बात करके आपदा संबंधित राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा और आवश्यक जो निर्देश है, दिशा निर्देश है, वो मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार दिया जा रहा है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें ये दिखाती हैं कि मुख्यमंत्री लगातार ऑपरेशंस पर नजर बनाए हुए हैं, पूरी तरीके से अलर्ट मोड में हैं और आपदा की वजह से पूरे शहर में पानी पानी हो गया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा यहाँ पर कर रहे हैं। कोशिश यही है सरकार प्रशासन की कि जो इस समय आपदा की जद में जो लड़ रहा है, जो प्रभावित लोग हैं, उनको राहत पहुंचाई जा सके। केदारनाथ घाटी में जो लोग अभी फंसे हुए हैं उनके लिए लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। अभी कहा जा सकता है कि इस रेस्क्यू अभियान में अभी तक जो एसडीआरएफ की टीमें जुटी थी, पुलिस जुटी थी, अब एनडीआरएफ भी यहाँ पर जुटी हुई नजर आ रही है। सेना के हेलीकॉप्टर यहाँ पर बुला ली गई, यानी जिन जगहों पर रास्ते नहीं है, जो रास्ते पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो सके, वहां पर एयरलिफ्ट करके उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाने का काम किया जा रहा है। अभी तक लगभग 1500 से ज्यादा लोग यहाँ पर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए जा चुके और आने वाले समय में भी ये रेस्क्यू अभियान जारी है। लेकिन चिंता इस बात की है कि जिस प्रकार से भारी बारिश उस क्षेत्र में हुई है, तो ऐसे में वहां पर भूस्खलन की जो घटना है वो लगातार वहां पर हो रही है और प्रभावित लोगों की जो संख्या है वो अभी भी कम नहीं हो पाई है। लगातार राहत और बचाव के काम जारी है, लेकिन प्रशासन के स्तर पर लगातार कोशिश की है सरकार की और प्रशासन की कि उन लोगों की मदद है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर की जा सके और जो इस आपदा की जद में जो लोग फंसे उनको सुरक्षित स्थानों पर लाया जा सके। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन के साथ ही अब नदी और नाले भी उफान पर आ गए। ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार बारिश देखने को मिल सकती है। खासतौर पर उत्तरकाशी जिले सहित आसपास के इलाके वहां पर बारिश का आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। बारिश होने का सिलसिला 2 से 3 दिन तक लगातार जारी रहने का अनुमान है। ऐसे में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने आम जनता को बेहद सतर्कता बरतने की चेतावनी जारी की। जैसे मैंने बोला, जो वेदर प्रिडिक्शन है उसमें अभी 4 से 5 दिन या इवन 8 से 10 दिन की मैं बात करूं, जो 6-7 में भी बढ़ रहा थोड़ा, तो थोड़ी तो ठीक है एक्टिविटी, जब आपकी जो मानसून ट्रफ है हमारे नज़दीक आती है तो एक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन उसमें अभी ऐसा नहीं दिखा रहा कि बहुत ज़्यादा रहना। तो जैसे 2013 की अब जब बात करते हैं या 2021 की आप बात करते हैं, ठीक है, या अभी इसी सीजन में जब 5-6 तारीख को जो है कुमाऊं रीजन में अच्छी बारिश मिली थी, या कल एक दिन के लिए जो आप 31 को यहाँ पर जुलाई में फिर से मिली थी, कुछ एरियाज में 2-3 डिस्ट्रिक्ट इसमें अच्छे खासे प्रभावित हुए हैं, अच्छी खासी उसमें रेन मिली है। तो जब ऐसी इवेंट, तो उसकी जगह बिल्कुल फोरकास्ट दी जाती है, रेड वार्निंग दी जाती है। तो उस समय चाहिए कि लोगों को पूरी तरह सतर्क हो जाए, चाहे वो कोई लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हैं या इसी तरह आवागमन जो कर रहे हैं पहाड़ों में, या लैंडस्लाइड वाले जो जोन है, एरियाज हैं, उसके आसपास रहना, उनको काफ़ी फिर सतर्क रहने की उस दौरान ज़रूरत रहती है। बाकी जैसे मैंने बोला कि अभी जो अब करीब करीब जो लगातार बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो सैचुरेशन में पहुँच चुका है, तो अब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं भी हो, थोड़ी आप ये कह सकें इंटेंस शावर टाइप की भी 2-3 सेंटीमीटर आपको रेन जो है विद इन आवर और 2 आवर मिल जा रही है, तो वो भी छोटे मोटे जो है जो लैंडस्लाइड है या फिर फ्लैश फ्लड है, वो चीज़ें बिल्कुल दे सकता। तो अभी ये चीज़ें तो रहेंगी, जो है बिल्कुल रहेंगी। तो जो भी आवागमन कर रहे हैं पहाड़ों में, उनको काफ़ी सतर्क होकर करना चाहिए, धैर्य से। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां आफत की बारिश के बाद खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अतिवृष्टि से बाधित चल रहा चिरबासा हेलीपैड हैवी सेवाओं के लिए तैयार हो गया है। केदार घाटी में अतिवृष्टि के बाद से कई सड़कें आवाजाही के लिए बंद थी, जिन्हें खोलने जाने के लिए कई रेस्क्यू टीमें लगातार अभियान चला रही हैं।
तो खबर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के मिल्क सिपका से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुन रही है। कार्यक्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, जल संस्थान, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, पशुपालन विभाग के साथ साथ कई विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को समाधान किया जा रहा है। और जिसका क्रियान्वयन हमारे जिलाधिकारी महोदय के स्तर से हो रहा है कि जितने भी समस्त उच्च अधिकारी हैं जनपद के, वो फील्ड में जाएंगे और जो जनता की समस्या है उनको ग्राम स्तर पे, फील्ड स्तर पे ही समझ के उनका निराकरण किया जाना है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने ग्राम मिलाप में, जो कि जसपुर का गांव है विकासखंड का, वहाँ पे हमने जनता का दौर आज रखा हुआ है। इसमें हमारे सारे विभागीय अधिकारी जो हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये विभाग जो हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। और जो मुख्य मुद्दे हैं वो 2-3 रहे हैं। एक तो पेयजल से जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उसके विषय में यहाँ के जो सम्मानित जनता है उन्होंने बताया है। दूसरा जो प्रकरण आया है एक तिलू रौतेली पुरस्कार की जांच का है, जो 2020 से प्रकरण। तो अगली खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर उपचुनाव के चलते मंगलौर के ही एक भाजपा नेता ने भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना और उनके समर्थक दीपक चमार को फोन पर गाली गलौज कर और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल करने का ऑडियो वायरल हो रहा है। 22 जुलाई को मंगलौर कोतवाली में दीपक चमार ने एक तहरीर दी थी कि वह कोई भी कार्रवाई न होने को लेकर दीपक ने भारतीय किसान यूनियन क्रांति के साथियों के साथ मिलकर एक ज्ञापन सीओ मंगलौर के कार्यालय में सौंपा था। भ्रष्ट में लिप्त है, यहाँ तक कि हमने तो सोचा भाई कावड़ चली 22 तारीख में इन्होंने एप्लीकेशन दी, उसमें इन्होंने कुछ करा गया नहीं। यहाँ तक हुआ कि हम दबिश देने से भी और जो SHO साहब कड़वे बोले, लेकिन हम किसान यूनियन क्रांति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते हम उनके उसमें बहकावे में नहीं आए या डरे नहीं। और आज इस स्टेज पर पहुंचकर कि हमें कोतवाल साहब के यहाँ से उनकी अनुपस्थिति में हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी। और हमारा तो किसान यूनियन क्रांति जब तक इस दीपक को न्याय नहीं मिलने का, जब तक न्याय की गुहार लगाती रहेगी और इसे न्याय दिलाकर ही दम लेगी। रखी थी एक हमारे खिलाफ ऑडियो जारी हो रखी थी और बढ़ाने जगह और हमारे खिलाफ, जिसमें हमने एक तहरीर दी थी 22 तारीख में मंगलौर कोतवाली में कुलदीप गोयल के खिलाफ। उसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोतवाल साहब कह रहे कि 1 घंटे में मिलेंगे, 2 घंटे में मिलेंगे। आज भी हमने फ़ोन किया तो कोतवाली में कोतवाल साहब बैठे और हमें कह रहे कि 2 बजे के बाद मिलेंगे। फिर हमने सीओ साहब के यहाँ एक ज्ञापन दिया है और उसमें हम कार्रवाई चाहते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां 22 जुलाई गुरु पूर्णिमा से शुरू हुआ कांवड़ मेला शिवरात्रि 2 अगस्त को खत्म हो गया। यात्रा के दौरान करीब 4 करोड़ 14 लाख शिव भक्त कांवड़िए देश भर से हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए पहुंचे। कांवड़िए यहां से गंगा जल लेकर तो गए, मगर जाते जाते यहां पर करीब 6000 मीट्रिक टन कूड़ा छोड़कर चले गए। छोड़े गए कूड़े में बड़ी मात्रा में पॉलीथीन भी है, जिसका हरिद्वार में प्रयोग वर्जित है। हालात ये हैं कि घाट हो या सड़क हो या पार्किंग एरिया, सभी जगह पर कूड़ा ही कूड़ा पड़ा था। नगर निगम इस कूड़े को उठाने का काम लगातार कर रहा है और नगर निगम ने 24 घंटे में लगभग 80% कूड़ा उठा लिया है। कावड़ मेला स्टार्ट होने से पहले हमने पूरे निगम क्षेत्र को 7 सेक्टरों में बांटा था सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 7 हमारे नोडल ऑफिसर जो हैं वो भी अपॉइंट करे गए थे। हर एक सेक्टर में 3 पारियों में कूड़े का लगातार उठान किया गया है। कावड़ मेले के दौरान 6000 मीट्रिक टन से ज़्यादा कूड़ा जो क्रिएट हुआ था वो नगर निगम की सफाई टीमों द्वारा उठाया गया है। कितने कर्मचारी तैनात किए गए? हमारे 7 सेक्टरों में 1000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी जो हैं वो एक्टिव थे 3 पारियों में। इसमें से तीसरी पारी जो रात की पारी थी उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में लोग थे, क्योंकि रात को हमारे पास मूवमेंट के लिए स्पेस था। दिन के टाइम पे भीड़ की वजह से गाड़ी और मैन पावर का मूवमेंट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड था। हाउएवर कूड़ा तीनों पारियों में उठाया गया है, डे टाइम पे भी। और वहीं खबर रामनगर से है, जहां कोचिंग सेंटरों पर पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान चलाया और अभियान के दौरान टीम ने कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ फायर विभाग की एनओसी, फायर उपकरणों और रास्तों की जांच की। इस दौरान टीम को कोई बड़ी अनियमितता नहीं मिली। टीम की कार्रवाई से घबराकर कई संचालक सेंटरों को बंद कर चलते बने।
टीम रिपोर्ट कर प्रशासन को भेजेगी। तो वहीं टीम ने रामनगर रोड स्थित एम्स ओवरसीज में छापा मारा, जहां सेंटर की प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल करते हुए पाया गया। फिर आप भी परेशान होंगे, जो जुड़ा आपको मानना चाहिए, अदरवाइज ताला लग जाएगा यहाँ पे। फिर जो है आप भी। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।